हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। मैं हूं गाइस शिवांग शुक्ला और ये है सोल्यूशन चैप्टर 2 पार्ट 3 वीडियो। और मैं आपको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका था और कुछ ये रिमेनिंग टॉपिक्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गाइस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने पिछली वीडियो में टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे काट दे रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MIT मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक है, सॉरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हम फिर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। ये सब देखिए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये इनके टाइप्स हैं। ऑस्मोसिस मतलब क्या क्या होती हैं, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑस्मोसिस एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ऑस्मोसिस एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर समझाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। तो बस इतने टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट थर्ड ऑफ सोल्यूशन का। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स। व्हाट इज एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स होता क्या है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स एजियोट्रॉप जो हमारा है वो हमारे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और हम इसको, अगर इसको, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम जानते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सिर्फ लैंग्वेज में रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, तो उस लैंग्वेज पे आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये वो लैंग्वेज क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिक्विड मिक्सचर, ये इसकी लैंग्वेज है कि लिक्विड मिक्सचर्स which have definite composition and definite boiling point। लिक्विड मिक्सचर विच हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, जिसका डेफिनेट कंपोजिशन है, एंड डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट है, एंड विच मतलब एंड और विच डिस्टिल मतलब डिस्टिल मतलब डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस, डिस्टिल विदाउट चेंज in composition are called एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। उन्हें क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉप्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप क्या है। व्हाट इज एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिक्विड मिक्सचर, एक लिक्विड मिक्सचर जो कि है वह डेफिनेट, उसका डेफिनेट कंपोजिशन मतलब किसी को मिलाया जाता है। अगर 95% वाटर मिलाया जा रहा है तो 5% उसमें अल्कोहल रहेगा, या 95% अगर वाटर मिलाया जाए तो 5% उसमें NaCl रहेगा या शुगर रहेगी। उसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है। उसी डेफिनेट ये देखिए, उसी डेफिनेट कंपोजिशन पे उसका कंपोजिशन नहीं चेंज होना चाहिए, परसेंटेज नहीं होना चाहिए कि जितने परसेंट पे जो सोल्यूशन मिला है उतने परसेंट पे सोल्यूशन मिलना ही चाहिए। मान लीजिए अब एक बीकर लेते हैं, तो उस बीकर में आप लोग जितना, मान लीजिए इस बीकर में आप लोग 90% क्या लेते हैं, 90% आप लोग यहाँ पे वाटर लेते हैं। और इसी मान लीजिए इसी में कुछ ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा है, इसी में आप लेते हैं 10% अल्कोहल।
अब आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, एक डेफिनेट कंपोजिशन है, एक डेफिनेट कंपोजिशन, ये क्या है, एक डेफिनेट कंपोजिशन है। तो इस डेफिनेट कंपोजिशन पे, और इसको जब उबालेंगे तो मतलब इसको जब हम बॉयल करेंगे, हीट देंगे, बर्नर से इसको हीट देंगे, तो एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट पे ये उबलना शुरू होगा। तो इसीलिए कहा गया कि डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट एंड विच हैव अ डिस्टिल, जो डिस्टिल हो जाता है विदाउट चेंज इन अ कंपोजिशन, इस कंपोजिशन को चेंज करके आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, और नहीं हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब जो सोल्यूशन, जो ऐसे सोल्यूशन जो डेफिनेट कंपोजिशन को मतलब एक डेफिनेट कंपोजिशन पे लें और उसको हम हीट करें एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उनका जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, उनका जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, उनका टेम्परेचर किसी डेफिनेट कंपोजिशन पे, उनका कंपोजिशन ना चेंज हो, डेफिनेट रहे, और उनका बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनेट पे रहे, और उनका जो टेम्परेचर हो ना चेंज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। एक बार हम इसे फिर रीड कर लेते हैं कि लिक्विड मिक्सचर विच है वह डेफिनेट कंपोजिशन, जिसका डेफिनेट कंपोजिशन है, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट है, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट है, एंड विच डिस्टिल विदाउट चेंज, जो मतलब डिस्टिल हो जाता है, मतलब वेपर से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर वेपर में, और ऐसे ही डिस्टिल हो जाता है मतलब, और उसे हम क्या उसको सोल्यूशन क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप सोल्यूशन, और उसे को हमें एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया एजियोट्रॉप्स। अब हम बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हमें हेडिंग लगाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आपने पहली बार सुनोगे, या अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर आप पहले पढ़ चुके तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे कि दोज properties of the solutions which depend only upon the number of solute particles in a given volume of the solvent are called colligative properties। मैंने इस लैंग्वेज को लिख दी होगी, आपको शायद हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि दोज प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ सोल्यूशन की, ऑफ सोल्यूशन विच, जो डिपेंड करती हैं ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पे। आप जानते हैं सोल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, सोल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, जो आपका सोल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट कॉम्बिनेशन होता है। सोल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, सॉल्वेंट पे ना डिपेंड करे। मतलब अगर सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, अगर सॉल्यूट को चेंज करें तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या हो रही, चेंज हो रही है। अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हम सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही हैं, जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, मान लीजिए कोई डेफिनेट कंपोजिशन है, उसमें हम सॉल्यूट को बढ़ा कर, मान लीजिए हमने अगर सॉल्यूट 10 ml लिया तो 20 ml दे रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी आप कहेंगे प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, अब अगर वो 10 डिग्री पे सेल्सियस पे गर्म होता था,
अब 15 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने लगा। तो ये क्या हुई, प्रॉपर्टी में चेंज आया। अब मान लीजिए अगर उसमें हमने सॉल्वेंट मिलाया 10 ml से 15 ml कर दिया, हमने 10 ml से 15 ml कर दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 10 ही डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी लिखा है, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन की विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, किस पे डिपेंड करती है, ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पे। पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, एक डेफिनेट गिवन वॉल्यूम पे ऑफ द सॉल्वेंट आर कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी कॉलिगेटिव को उनको क्या बोलते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, आप क्या बताएंगे, तो हम बताने जा रहे हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं उन जो सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, और जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज से अगर आपके प्री बोर्ड में कभी आ गया क्वेश्चन या आपसे किसी ने पूछ दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आप बिल्कुल ईजिली वे में विदाउट हेजिटेशन बता लेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आप कहेंगे जो प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट आर कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, कि वो उसके जो कंपोजिशन होता है उनका उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब जो नेचर ऑफ कंपोजिशन होता है सोल्यूशन का उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट, वो है रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering in vapor pressure। देखिए ये मैंने आपको बताया था, पहला टॉपिक जो था रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, तो मैंने उसका आपको फॉर्मूला ही बताया था बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था। ये होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस की पार्ट 2 में, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा ये। तो इसको जरूर पढ़िएगा, ना हो तो आप सर्च करके यूट्यूब में एक बार फिर से मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। ये कैसे होता है, जब किसी भी सोल्यूशन में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, तो इससे जो वेपर्स कम हो जाते हैं, इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब थर्ड हमारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन in boiling point which is represented by del T, and fourth topic is depression in freezing और मेल्टिंग पॉइंट। इसे भी डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको रिमेनिंग टॉपिक्स कौन बचे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ना है, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, और पढ़ना क्या है, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी तक जो हमारा ये अब टॉपिक जो रहेगा, यही 3 टॉपिक्स रहेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, और व्हाट इज डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। सो हम ये पढ़ेंगे, अब तक हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम ये तो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वो चीज़ होती क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। सो हम ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है।
आप लोग पूछेंगे ऑस्मोसिस क्या है, ये ऑस्मोसिस किस बला का नाम है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन आपको लिखा है तो डेफिनेशन एक बार देखिए, डेफिनेशन लैंग्वेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कोई पूछ ले तो डेफिनेशन आप क्या बताएंगे। तो यहाँ में लिखेंगे द फिनोमिनन ऑफ the phenomenon of the flow of solvent from a solution from flow of solvent from a solution sorry यहाँ पे होगा of lower molar concentration to a solution of higher molar concentration through semi permeable membrane is called osmosis, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसका मतलब है कि द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऐसा फिनोमेना जो उसमें सॉल्वेंट फ्लो करता है फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लोअर मोलर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट फ्लो करता है लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू अ solution of higher molar concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब मान लीजिए एक कोई जार लेते हैं, यहाँ पे लगी है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जनरली स्टेट होती है, मैं आपको एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सॉल्वेंट भरा है जो कि एक सोल्यूशन है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है। अब ये है लोअर मोलर कंसंट्रेशन, ये है हायर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ का सॉल्वेंट जो है, अब वो जो कंसंट्रेशन है यहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, मतलब द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा फिनोमेना जिसमें फ्लो करता है सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू अ हायर मोलर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल, किसके थ्रू, सेमी परमेबल में थ्रू इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को एक और अच्छे ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए आपने दो बीकर लिए हैं, अलग अलग, ठीक है। आपने घर में अपने कमरे में किचन में गए और एक बीकर उठाना है, मार्केट से गए आप, एक ईग उठाना है, ठीक, एक ईग उठाना है, मार्केट से गए आप, एक ईग उठाना है। तो इस बीकर में जब आपने पानी भरा, ये देख सकते हैं, ये इस बीकर में आपने पानी भरा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भरा है वाटर, इसमें भरा है NaCl प्लस वाटर, ये ईग है, ये भी ईग है, ठीक, ये भी ईग है, ये भी ईग है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक हमारा स्मॉल साइज का है, यहाँ पे एक जो हमारा है बड़ा साइज का है। तो एक्चुअल में ये जो एक था हमारा कुछ ऐसा था, ना इस साइज का था ना इस साइज का था। जब इसको हमने वाटर में डाला तो आफ्टर सम टाइम जो है ये क्या हुआ, पानी जो एक जो है पानी को एब्जॉर्व करके ये फूल गया है, तो इसने लार्ज साइज को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, लार्ज साइज को अचीव कर लिया, तो ये फूल के मोटा हो गया है। तो ऐसे क्या हुआ, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे एक की जगह आप पीनट्स भी ले सकते हैं, चने भी ले सकते हैं, और
जो अंगूर होते हैं उसको किशमिश भी जो उसमें ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो पानी होता है इनके अंदर चला जाता है, इनके अंदर चला जाता है। तो इनके जो आउटर सरफेस पे होती है वो क्या होती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इनके आउटर सरफेस पे क्या होती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इस टाइम में क्या होता है, जो पानी होता है इनके अंदर घुस जाता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू हायर मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हायर मोलर कंसंट्रेशन में चले आते हैं, ये किस में चले आते हैं, हायर मोलर कंसंट्रेशन में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और इसमें क्या है, जब NaCl का कंपोजिशन मिलाया गया है तो अंदर क्या है, लोअर मोलर कंसंट्रेशन, बाहर क्या है, हायर मोलर कंसंट्रेशन। सॉरी, अंदर है, अंदर हमारा क्या है यहाँ पे, हायर मोलर कंसंट्रेशन, और बाहर है हमारा लोअर मोलर, सॉरी। तो यस गैस, यहाँ पे हमारा है हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा अंदर है लोअर कंसंट्रेशन। इसीलिए जो गैस ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना शुरू करेगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना पड़ेगा। तो एक का जो वाटर होगा, पानी होगा, वो बाहर निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जो इतना एक पिचक गया है, श्रिंक हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम, श्रिंक हो गया है। तो इसीलिए ये जो एक हमारा है श्रिंक्स कर गया है, इसे ही बोलते हैं श्रिंक्स कर गया है, इसीलिए पतला हो गया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक, इसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये कहती है कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये कहती है कि जो लिक्विड होता है, मान लीजिए जो सॉल्यूशंस का होता है, जो सॉल्वेंट होता है हमारा, वो भी लिक्विड हो। जो ये कहता है कि अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में है, लिक्विड में है। और तो ये कहता है कि अगर लिक्विड और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्ट नहीं पास करता है। कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो वो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यानी जो सॉल्वेंट है वो डायरेक्टली पास कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। पर ऐसा नहीं होता है, जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो पास होता है, कहते हैं हम लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है। तो कह सकते हैं कि नीदर लिक्विड सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट नॉट सॉल्यूशन, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं पास थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, वो जो ऐसे पास नहीं करते हैं कि लिक्विड में है तुरंत लिक्विड में चले गए। वो किस में पास करते हैं, ओनली ना वेपर्स में पास करते हैं। वो सिर्फ किस में पास करते हैं, वेपर्स में पास करते हैं। तो आप समझने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ किस में पास करते हैं, वेपर्स में पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीदर लिक्विड सॉल्वेंट nor solute nor solution molecules pass through semi permeable मेम्ब्रेन। मतलब नीदर लिक्विड सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट नॉट सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स पास थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो अब आप सोच रहे होंगे तो पास क्या करता है, तो पास करता है ओनली वेपर्स पास थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ उसके वेपर्स पास करते हैं, तो उसके जो सॉल्वेंट के जो तो वेपर्स पास करते हैं थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाटर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, वेपर्स ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वाटर पास इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो जो मान लीजिए हम यहाँ पे
कुछ ऐसा बनाते हैं बीकर, यहाँ पे हम लगाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक अलग सोल्यूशन रखते हैं, यहाँ पे एक अलग सोल्यूशन लिखते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में होती है जो कि डिवाइडर का काम करती है, यहाँ पे डिवाइडर का काम करती है। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में ऑस्मोसिस होता है। तो लोअर कंसंट्रेशन वाला कहाँ जाने की कोशिश करेगा, हाइयर कंसंट्रेशन में। तो ऐसे कंडीशन में जो कहते हैं हम कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन ये कह रही है कि वो डायरेक्ट नहीं पास होते हैं, वो किसके रूप में पास होते हैं, वेपर्स के पास में होते हैं, वेपर्स के फॉर्म में पास होते हैं। वो किसके फॉर्म में पास होते हैं, वेपर के फॉर्म में पास होते हैं। तो यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बताने की कोशिश कर रही है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है। सो यहाँ पे हम पहले हेडिंग लगाएंगे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है एक्चुअली में। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको अगर तुम डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे सो फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो मैं पहले यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि द प्रेशर दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रेशर दैट just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of द सॉल्यूशन। इसे कहने का मतलब है कि द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान सुनिएगा कि जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जस्ट लाइक दिस कि हमने एक बीकर लिया, यहाँ पे बड़ा बीकर लिया हमने, ये बीकर लिया, इसमें यहाँ से हमने यहाँ से जो सॉल्वेंट पास होगा, सो यहाँ से हमने जस्ट लाइक ये बीकर लिया, ये हमने बीकर लिया। अब इस बीकर में हमने इसको ऐसे किया बंद, प्रेशर ऑफ एटम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ लगी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ लगी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे भरा है सोल्यूशन, यहाँ पे भरा है सोल्यूशन। सो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे सोल्यूशन भरा है, आप इजीली में देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन भरा है। सो अब हम यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे है प्रेशर लग रहा है एटीएम का, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है जो कि प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए सोल्यूशन भरा है। तो अब ये देखिए, अब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ से जो ऑस्मोसिस प्रेशर होगा तो इन दोनों का जब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो और फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, ओवर हो जाता है, ऑस्मोसिस ओवर हो जाता है। तो यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ऑस्मोसिस रोकने के लिए, जितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ की ओर भाग रहा है, यहाँ की ओर वाटर भाग रहा है, तो ऑस्मोसिस के लिए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अब ये जो ऑस्मोसिस ओवर हो गया है, तो इस ओवर ऑस्मोसिस के रोकने के लिए जो हमें प्रेशर अप्लाई करना है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर
दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट ही तो फ्लो होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसे कहते तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, बट हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। सो गैस पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो पी जब प्रेशर होता है, वी हमारा वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, एर जो होता है गैस कॉन्स्टेंट होता है, टी हमारा टेम्परेचर होता है। सेम सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली पी जो हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको हम लोग बताए थे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वी हमारा वॉल्यूम है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, टी हमारा गैस कांस्टेंट है, आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लगता है पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी और आर टी। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर वॉल्यूम। जितने वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो उतना ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सी से इज इक्वल टू आर टी। तो ये हमारा हो गया मेन कैलकुलेशन। इससे हम ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे हम अच्छे से लिखे दे रहे हैं कि पाई हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, आर हमारा क्या है, टी हमारा क्या है। तो पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी हमारा कंसंट्रेशन है और मोलैरिटी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। जो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू रहेगी, हमारे पास जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल, ये हम पुट करेंगे। और इसके बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। सो हमारी हर जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे। सो इसको मत बोलिएगा, टी इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ इन अ केल्विन, जो कि हमारा किस में होगा, केल्विन में होगा। टी टेम्परेचर इन अ केल्विन, ये किस में होगा, केल्विन में होगा। सो हमारी ये रही कैलकुलेशन। अगर हम उसका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, तो किसी का देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बताया था, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, जितना गिवन मास होगा तो मॉलिकुलर मास होगा। तो इसको अगर हम ये जो हमारा मॉलिकुलर मास है, यानी जो हमारा उस टाइम पे सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो उसका मॉलिकुलर मास क्या है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम वी इज इक्वल टू आर टी। सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो जो मास मॉलिकुलर मास प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन पाई वी आर टी। सो ऐसे हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको मत भूलिएगा गैस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे लिए। सो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये देखिए। आप अगर कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको इस चैप्टर की अच्छे से अप्लाई कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट किया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गैस मैं आपको छोटा सा टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो कि है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान में दीजिएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन विच हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत होगी हमें, सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक
सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन हैविंग अ सेम कांस्टेंट, देखिए मैं आपको हाइलाइट कर रहा हूँ, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सोल्यूशन विच हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ये मैं आपको कुछ टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे ही एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, टॉनिक सोल्यूशन, ठीक है। दो सोल्यूशन विच हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर then some other solution is called hypotonic solution, मतलब कि the solution having more osmotic pressure than some other solution is called हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब दो सोल्यूशन विच हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सोल्यूशन, अदर सोल्यूशन कंपेरिजन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये कुछ टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर के, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज इंक्रीज हो। मतलब दो सोल्यूशन विच हैविंग अ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंपैरिजन ऑफ देन अदर सम सोल्यूशन, मतलब द सोल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन लेस, यहाँ पे क्या होगा, लेस। द सोल्यूशन हैविंग अ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन हाइपोटोनिक, और हाइपोटोनिक थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, इसीलिए हाइपोटोनिक है और ये क्या है, हाइपरटोनिक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सम अदर देन सोल्यूशन देन सम अदर solution called what, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। सो गाइस, ये हमने पढ़ लिया आइसोटोनिक, ये पढ़ लिया हाइपोटोनिक, ये पढ़ लिया हाइपोटोनिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पढ़िएगा घर पे जाके आप इजीली से। ओके, सो गाइस, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कि मतलब जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यानी जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ osmosis can be reversed if pressure is larger than the osmotic pressure is applied to the solution site. The direction of osmosis can be reversed if a pressure of larger than the osmotic pressure is applied to a solution. मतलब जब हम आपको बता रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की एक लिमिट होती है, कितना अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ये लगी है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ से वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ की ओर जा रहे हैं,
ये प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं मानी, यहाँ के जो पार्टिकल्स, यहाँ का जो पानी है उठ के इस सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इससे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आ रहे हैं, पर ये इसकी लिमिट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके इस ऑस्मोसिस को रोक रहे हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, ये ऑस्मोसिस रिवर्स कब होगा, मतलब ये ऑस्मोसिस रिवर्स कब होगा, ये ऑस्मोसिस उल्टा कब होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, तभी तो ये ऊपर रिवर्स होगा। इसीलिए कहा गया कि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ प्रेशर ऑफ लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी तो पानी यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर भागेगा। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जनरली इसको हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। किस में यूज़ करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन करने में हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन में। तो जनरली गाइस हम इसको पढ़ सकते हैं इजली वे में। आई होप मैंने आपको रिवर्स ऑस्मोसिस अच्छे से समझाया है। अब हमारे जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं वो हमारे रह गए हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि हमारी है एलिवेशन। एलिवेशन किस में होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल टी से। देखिए मैं आपके लिए यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब होता है कोई चीज़, आप जब मान लीजिए आप किसी खंभे को देखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आप एलिवेशन मतलब एलिवेट करें, ऊपर की दिख रहे हैं, और इसके साथ जो एंगल बनता है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहेंगे उन्होंने 10th क्लास में पढ़ा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एलिवेशन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, एलिवेशन हो रहा है। ये एलिवेशन वर्ड हमारे इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो क्या है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ जो होता है ऊपर जाता है, तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट है क्या, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called boiling point। उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब वेपर प्रेशर आपका, जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तब क्या होगा, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा तभी पानी उबलना शुरू करेगा। तो यही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, यही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए इसका, देखिए मैं आपको बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप बस एक बार इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम कंसंट्रेट होके देखिए, इसमें आपको बिल्कुल समझ गया समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में आप वाटर लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा आपका पानी भरा है, ये जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे मान लीजिए बीकर भरा, बीकर में आपने पानी लिया और बर्नर से आप इसको हीट कर रहे हैं, बर्नर से क्या कर रहे हैं, आप इसको हीट कर रहे हैं। देखिए ये देखिए बर्नर से आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो बर्नर से आप इसको हीट कर रहे हैं, आप इसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं बर्नर से। तो अब क्या हो रहा है, ये जो इसका मतलब इसके जो वेपर्स हैं ऊपर भाग रहे हैं, वेपर्स ऊपर भाग रहे हैं, मतलब ये पानी बॉईल हो रहा है, ये पानी बॉईल हो रहा है, ये पानी क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, ठीक, बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम कोई अनेदर कंपोनेंट ऐड कर दें, मान लीजिए हम इसमें कोई अनेदर कंपोनेंट ऐड कर दें,
अनदर कंपोनेंट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके पार्टिकल्स आके यहाँ बैठ गए, इसमें मिक्स हो गए, एक सोल्यूशन बना लिया। एक क्या बना लिया? सोल्यूशन बना लिया। अभी तक ये प्योर फॉर्म में था, अब आके इसने सोल्यूशन बना लिया है। अब इसका क्या हो गया है? बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया है। मतलब अब अगर जहाँ ये 100 डिग्री में गर्म हो रहा था, अब 120 डिग्री में गर्म होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? इसका चेंज हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया है? चेंज हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट इसका चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि मैंने कोई अदर कंपोनेंट मिलाया इन द कंपैरिजन ऑफ इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में इनका अदर कंपोनेंट मिलाया है, इसीलिए इसमें क्या हो गया है? एलिवेट हो गया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? एलिवेट हो गया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? एलिवेट हो गया, मतलब चेंज हो गया है। एलिवेट मतलब बढ़ गया है ऊपर की ओर। तो इसका हम ग्राफ की ओर समझेंगे, ताकि ग्राफ क्या होता है ग्राफ समझेंगे। जस्ट लाइक यहाँ नीचे समझ लेते हैं ग्राफ। ये इसके यहाँ पे हम डेरिवेशन कर देंगे, यहाँ पे हम ग्राफ समझे ले रहे हैं। सो ग्राफ समझने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमने ली वाई एक्सेस, ये हमने ली एक्स एक्सेस, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा है वेपर प्रेशर, ये हमारा है वेपर प्रेशर, और ये हम ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। ये मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, पार्ट सेकंड में, फर्स्ट टॉपिक है जो। अब देखिए मान लीजिए ये कुछ ऐसा सा हमारा है। सो गाइस ये जो हमारा है, ये जो हमारा ग्राफ है सोल्यूशन का, सॉरी, ये जो हमारा ग्राफ था जब क्या था? कंपोनेंट हमारा प्योर फॉर्म में था। कंपोनेंट हमारा किस में था? प्योर फॉर्म में था। कंपोनेंट हमारा प्योर फॉर्म में, मतलब जब ये सॉल्वेंट था, जब ये क्या था? सॉल्वेंट था, तब इसका ग्राफ कुछ ऐसा था। तब इसका ग्राफ क्या था? कुछ ऐसा था। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया है, एलिवेट कर गया है। क्या कर गया है? एलिवेट कर गया। अब क्या है? सोल्यूशन का है। अब देखिए बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो देखिए बढ़ गया है ग्राफ। अब क्या गया है? इसका ग्राफ बढ़ गया है। इसलिए क्या गया है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक। अब इस टाइम पे ये देखिए इसका यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे कुछ आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो इसका ग्राफ है थोड़ा सा एलिवेट कर गया है। ये देखिए यहाँ पे जो इसका ग्राफ है थोड़ा सा एलिवेट कर गया है। सोल्यूशन है, प्योर फॉर्म में लेते थे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये आता था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ही शो कर जाता था। इसका बॉइलिंग पॉइंट इस टाइम पे पहले ही शो कर जाता था। इसे T1 टेम्परेचर लेते हैं। अब जब हमने इसमें कुछ और मिला दिया, तब इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा, ये हो गया T2। ये क्या हो गया? T2। तो इसका नेट टेम्परेचर क्या हो गया? डेल टी। इसका नेट टेम्परेचर क्या आ गया? डेल टी। मतलब चेंज हो गया टेम्परेचर। इसका क्या होगा? टेम्परेचर चेंज हो, क्योंकि एलिवेट हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? एलिवेट हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? एलिवेट। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? एलिवेट हुआ है। तो पहले ये ग्राफ देता था, लेकिन जब हमने कुछ मिला दिया तब ये ग्राफ देने लगा है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? एलिवेट हुआ है। इसीलिए बोलते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा ये है ग्राफ इसका, ठीक है। अब इसको हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या था? डेल टी किसके इक्वल था? T2 माइनस T1, ठीक है। था T2 माइनस T1। लेकिन अब हम जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा डेल टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैरिटी के होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलैरिटी इंक्रीज करती है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, ठीक है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम सब जानते हैं कि कोई प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये फिजिक्स में भी होता है और ये केमिस्ट्री में होता है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं के बी, और इस के बी को हम क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इस के बी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि है एबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है एबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है।
तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा है हमारा ये क्या है, मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी तो हमने बताया था जो टेम्परेचर हमारा होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। देखिए जो सो फ्रेंड्स ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी को हम लोग कैसे लिखते थे, मोलैलिटी को हम लोग ऐसे लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स फिर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, गिवन वेट इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू एंड मॉलिक्यूलर मास जो उसका एक्चुअल होता है ये नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल डब्ल्यू से, ये स्मॉल डब्ल्यू से, ये कैपिटल डब्ल्यू से। तो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो मोलैलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं अब यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल जो कि गिवन वेट कितना स्मॉल डब्ल्यू से, और मॉलिकुलर वेट और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी के हम लोग क्या करते थे, ऊपर मान लीजिए यहाँ ग्राम में गिवन है तो 100 से 1000 से डिवाइड करते थे, वही 1000 घूम के ऊपर आ जाता था, तो इन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 से। ठीक, अभी मोलैलिटी हो गया, और हमने क्या बताया था कि जो डेल टी हमारा होता है वो के बी और एम के इक्वल होता है, तो यही हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एम की। ये एम हमारा क्या है, एम हमारा है मोलैलिटी है हमारा। ठीक, अब यहीं पे हम पुट कर देंगे, तो डेल टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डब्ल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 1000 और एम मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है हमारा, कैपिटल डब्ल्यू। ये कैपिटल डब्ल्यू जो हमारा है, ये कैपिटल डब्ल्यू जो हमारा है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा है मॉलिकुलर, ये हमारा है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इन कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा कि ये जो है हमारे, इनको मत भूलिएगा कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, इनको आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब इस पे हम एक बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि मोलैलिटी गिवन है, ये कांस्टेंट गिवन है, तो आप बहुत जल्दी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, वो जो एलिवेट हुआ है, जो टेम्परेचर एलिवेट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, वो तो बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका है ये जल्दी आपको ये देता नहीं, क्योंकि ये इजी पड़ जाता है, अगर आपसे पूछेगा तो कुछ टफ पूछेगा, तो इसीलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट के रख लीजिएगा। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, दो चीज़ें क्या पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, एक तो ये, एक तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट था कि एक्चुअल जो, मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ कहीं से बेंजीन को उठा लाते हैं और उसको जब उसका हम चाहते हैं कि उसको उबालें, तो जब हम उबालते हैं तो इस टेम्परेचर पे वो बॉईल करने लगता है, वो क्या करने लगता है, बॉईल करने लगता है। ठीक, आप देखिए क्या उसका टेम्परेचर कैसे एलिवेट करता है, जब हम उसमें 1.80 ग्राम, जब हम उसमें 1.80 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट डिजॉल्व करते हैं 90 ग्राम के बेंजीन में, 90 ग्राम के बेंजीन में, तब बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज कर जाता है, मतलब इतना इंक्रीज कर जाता है, इतना क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए पहले जब प्योर फॉर्म में था, वो जब आज़ाद था तब इसका टेम्परेचर ये था, लेकिन जब उसने अपने साथ को वोलेटाइल सॉल्यूट को ले लिया तब उसका टेम्परेचर एलिवेट कर गया है। ठीक, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर यहाँ पे होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कह रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
केबी बेंजीन के लिए गिवन है कितना, बेंजीन के लिए केबी कांस्टेंट कितना गिवन है, 2.53 केल्विन केजी पर मोल। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये है, और अब हम इसके यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। देखिएगा आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। सो हमारा ये क्वेश्चन सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ये हमारा T1 था। T1 टेम्परेचर जब बेंजीन बॉयल करता था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर कितना था, 353.23, 353.23 केल्विन। और T2 हमारा क्या हुआ, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला है तो क्या हुआ टेम्परेचर, 354.11, 354.11 केल्विन। ठीक, अब इसमें इसके लिए केबी कितना गिवन है, 2.53। ठीक, इसकी यूनिट कोई बात नहीं, हम बाद में लिख लेंगे। अब और क्या गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू यानी गिवन वेट कितना है, 1.80 सल्यूट का। ये जो स्मॉल डब्ल्यू होता है गिवन वेट किसका होता है, सल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं। सॉल्वेंट तो बेंजीन है, सल्यूट का। देखो गिवन 1.80 ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट खुद कह रहा है, बता रहा है कि सल्यूट। ठीक, और कैपिटल डब्ल्यू कितना गिवन है, 90। तो इस टाइम पे आपको एम फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको डेल टी निकालना होगा। जैसे डेल टी का हमारा फॉर्मूला होता है के बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डब्ल्यू। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये तो यहाँ पे आप इसको लिखाएंगे तो आपको ऐसे लिख सकते हैं के बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाइड बाय डेल टी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू। और अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, ये देखिए, जो ये हमारा जो टी होता है किसके इक्वल होता है, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे जब T2 इक्वल्स टू T2 कितना हमारा 354 पॉइंट माइनस 353.23 केल्विन। ठीक है, तो इसको जो डेल टी हमारा आएगा कितना आएगा, 0.88 केल्विन। इसको माइनस करने पे तो हमारा देखिए ये डेल टी भी मिल गया। अब देखिए हमें के भी पता है, के भी पता है, स्मॉल डब्ल्यू पता है, स्मॉल डब्ल्यू पता है, 1000 तो है ही, डेल टी पता चल गया। और यह होगा कैपिटल डब्ल्यू जो कि ये है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, बाकी सब हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए 2.53। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड 1.80 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.88 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डब्ल्यू विच इज 90। सो हेयर अगर यहाँ पे हम पॉइंट हटाएं तो 2 जीरो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, जो कि 2 जीरो यहाँ से कट सकते हैं। तो 1 जीरो से 1 जो यहाँ पे 2 कटा, और यहाँ पे काट सकते हैं 0.44, और ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, और इसको इससे डिवाइड करने पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, और इसको हम कर सकते हैं 2 से। सो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलता है 57.5 ग्राम पर मोल, मतलब पर मोल पे इतना ग्राम प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या हुआ, मोलर मास इसका। तो ऐसे हम इसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे हम इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा था क्वेश्चन, और ऐसे हम सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, डिप्रेस हो गया है, वो क्या होगा, डिप्रेशन इन, जैसे एलिवेशन था वैसे ही डिप्रेशन था, इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डेल टी।
मतलब डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट उसका। इसीलिए सेम कैलकुलेशन है, जैसे ही हम एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट करते हैं वैसे ही डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं कि उसका। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट एक होता है बॉइलिंग किस कर रहा है, एक फ्रीज किस पे कर रहा है। तो बॉइलिंग तो पढ़ लिया, आप फ्रीजिंग पढ़ रहे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। कोई आपसे पूछे नॉर्मली, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने समझा दिया कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एट अ टेम्परेचर विच द लिक्विड एंड सॉलिड फेस ऑफ सब्सटेंस आर इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब जब किसी का लिक्विड फेस और सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम में होता है तब हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं। तो एट विच टेम्परेचर विच at which liquid and the solid phase of substance are in इक्विलिब्रियम उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बिल्कुल इसी की तरह अब देखिए, मान लीजिए अब इसी में हम एक ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस, मैंने आपको बताया था बिल्कुल एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट की तरह है। सो यहाँ पे हम देख लीजिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से टेम्परेचर, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे हम फिर से टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ पे हम फिर से क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको लिया और ऐसे पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक, इस टाइम पे कुछ पहले जब हमारा प्योर फॉर्म में था तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें ये देता था, फ्रीजिंग पॉइंट हमें ये देता था। लेकिन जब हमें इसमें कुछ, अब देखिए लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ प्योर फॉर्म में क्या था, ये कुछ ऐसा गया, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है ये लिक्विड सॉल्वेंट, कुछ ऐसा था। लेकिन जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका ग्राफ कुछ सोल्यूशन में ऐसा जा रहा है। प्योर फॉर्म में तो ऐसा था, सोल्यूशन में कैसा है, ऐसा आया। तो ये क्या सोल्यूशन का था और ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट था, यहाँ पे जम जाता था सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है फ्रोजन सॉल्वेंट। सो एट टेम्परेचर T2 और इसको हम रखते हैं T1, मतलब इतना जब टेम्परेचर होता था ठीक, तब ये लिक्विड सॉल्वेंट जो है फ्रीज हो जाता था। लेकिन जब सोल्यूशन में आया तो और डिक्रीज किया, सोल्यूशन में आया तो और टेम्परेचर कम लेने लगा। ठीक, अब देखिए यहाँ मान लीजिए ये जम जाता था 15 डिग्री सेल्सियस पे, अब जम जाता, सॉरी -15 डिग्री सेल्सियस पे, अब ये जमने लगा है कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही इसका डिफरेंस आने लगा, इसे ही बोलते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो ये इसका बना ग्राफ। और जस्ट बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया था, जो इसका ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है मोलालिटी यानी स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम ये कांस्टेंट हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो वहाँ पे के बी लगता था, जिसे हम बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ के लगेगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इसका। सो m, और मैंने आपको पहले ही m की वैल्यू बताई थी क्या होती है, m की वैल्यू मैंने प्रीवियस एलिवेशन में कैलकुलेट करना सिखाई दी थी। स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, मतलब मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल W अपॉन 1000। सो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, डेल t इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाइड बाय W स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल W। ये हमारा जो हुआ मेन फॉर्मूला हुआ। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इसका एक क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा होगा ये समझने में कि डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। देखिए जब हम कोई प्योर फॉर्म ले, माने गिलास में जैसे पानी पीते हैं, हमने पानी पी, जब हम किसी वाटर कूलर से हम पानी निकालते हैं
उसको अगर हम बर्न करें मतलब जलाएं, उसको बॉईल करें, तो उसका कोई टेम्परेचर अलग पे बॉईल होगा। लेकिन मान लीजिए हम उसमें जब नमक मिला देते, चीनी मिला देते, फिर उसको जब बॉईल करें तो वो कुछ अलग टेम्परेचर में बॉईल होगा। यही क्या कहता है, जब उसमें कुछ मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन जब उसी मान लीजिए हम पानी को जब जमाएंगे, फ्रीज करेंगे, तो हमें कुछ और टेम्परेचर चाहिए, लेकिन उसमें जब हम कुछ मिलाते हैं और फिर जमाएं तो हमें कुछ और टेम्परेचर चाहिए। तो यही होता है डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट। और देखिए इसलिए सेम इसका फॉर्मूला है, बस इसे क्या है, कांस्टेंट चेंज हो गया है, इसे क्या है, कांस्टेंट चेंज हो गया है। तो इसको हम के एफ को क्या बोलते हैं, हम के एफ को बोलते हैं मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट बोलते हैं, और मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपको अराइज ना हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं, या तो फिर आपसे ये पूछेगा या तो फिर आपसे ये पूछेगा, दो में से कोई एक पूछ सकता है। बहुत ही मोस्टली 99% क्वेश्चन यही आता है, 99। और ये बहुत ही रेयर केस, ये भी आ सकता है, ये भी 1% में आता है, ये आता है, और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो है वेट है गिवन सॉल्यूट का है, ये मोलर मास है जो कि सॉल्यूट का है, और ये सॉल्वेंट का मास है। सो गाइस हमारा क्वेश्चन क्या है कि एडिशन ऑफ दिस, मतलब ये सल्यूट है कि 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड क्या है जो कि सल्यूट का वेट दिया गया है 50 ml के बेंजीन में, जो कि उसकी डेंसिटी क्या गिवन है 0.87 ग्राम। अगर डेंसिटी गिवन है मतलब इसकी हम हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, वेट फाइंड करेंगे, जो कि हम उसे क्या कह सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, जो कि क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। अब लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम, जो लोअर करता है इस फ्रीजिंग पॉइंट से, इस फ्रीजिंग पॉइंट से, मतलब इसकी मदद से हम डेल टी फाइंड कर सकते हैं, डेल टी। ठीक है, इफ के एफ फॉर बेंजीन इज इतना, बेंजीन के लिए जो के एफ कौन था, मतलब ये जो कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वो कितना है, इतना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास देखिए, फिर मैंने आपको बताया था 99% क्वेश्चन यही आते हैं, इसीलिए तो हमारा फॉर्मूला था डेल टी इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 और कैपिटल एम मतलब बाय ये। तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं के एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक, हमारा गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन हमें यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, गिवन हमें यहाँ पे है ये जो हमारा वेट है क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, जो कि 0.643। ठीक है, और हमें देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, तो इसको इससे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, कैपिटल डब्ल्यू आ गया, क्या है, कैपिटल डब्ल्यू आ गया है। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या आएगा, V मल्टीप्लाइड बाई डी, और जो कि V हमारा था गिवन था 50 ml, और D हमारी डेंसिटी ये गिवन है। सो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 गुणे 0.879 ग्राम। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और हमें ये गिवन है, ये कितना गिवन है, के एफ हमारा गिवन है 2.512, सॉरी यहाँ पे गिवन है हमारा 5.12, ये गिवन है, ये देखिए ये गिवन है, के एफ गिवन है, के एफ हमें मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू में मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू में मिल गया, कैपिटल हमें फाइंड करना है, डेल टी हमें फाइंड, अब हमने निकाले हैं पहले, डेल टी क्या होता है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, डेल टी इज इक्वल टू माइनस, तो इसको हम माइनस करेंगे 5.51 माइनस 5.03 इज इक्वल टू क्या है, 0.48 डिग्री सेल्सियस, क्या 0.48 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखिए सब मिल गया है, स्मॉल डब्ल्यू मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, के एफ मिल गया, डेल टी मिल गया। फाइंड क्या करना है, ये मॉलिक्यूलर मास में फाइंड करना है, ये मॉलिक्यूलर मास में फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक, अब हमें इसको यहाँ पे सब रखे दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। के एफ कितना गिवन है,
5.12 मल्टीप्लाई, इसमें कैलकुलेशन बहुत डेसिमल वाली ज़्यादा होती है तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल डब्ल्यू जो कि 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और वी हमारा डब्ल्यू क्या हो गया डेल टी, ये 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.879। अब इसको जब हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 156.06। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। सो हमारा ये था न्यूमेरिकल। ऐसे से आप अपने मन से कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने आप पढ़ाया, अपनी एनसीईआरटी उठा के पढ़िए, कोई एनसीईआरटी बेस्ड उठा के पढ़िए, आप कोई टॉपिक कहीं भी नहीं फंसेगा, ये मेरा दावा है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो कि है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब इट इज़ ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखिए, मैं ये दो न्यू टर्म आपके सामने ला रहा हूँ, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब ये देखिए टर्म क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। आप लोग सोच रहे होंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन है क्या आखिर में। देखिएगा, इट इज़ ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ अ सोल्यूशन पार्टिकल, सोल्यूशन के पार्टिकल इन सोल्यूशन में, सोल्यूशन के पार्टिकल इन सोल्यूशन में द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, जो सल्यूट के पार्टिकल क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं और कभी कभी डिक्रीज कर जाते हैं सोल्यूशन में। दैट इज़ वाई, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती हैं। जब सल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, जब डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करती है। अब आप सोचेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या है। देखिए, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करती है, सल्यूट पे। जब सल्यूट को चेंज करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखिए, सल्यूट को बढ़ाया यानी चेंज किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी। सल्यूट को घटाया यानी चेंज किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी। तो इसीलिए ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। सो इसलिए एक हम यहाँ पे टर्म पढ़ेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ हम टर्म पढ़ेंगे डिसोसिएशन और पढ़ेंगे टर्म एसोसिएशन। क्या टर्म पढ़ेंगे, एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन क्या मतलब होता है कि जब दो एक पूरा पार्टिकल्स या पूरा एक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाए, मतलब टूट जाए। डिसोसिएट मतलब टूट जाए, यहाँ पे देखिए टूट जाए। तो ये टूट के क्या बनाया, Na+Cl- बनाया, Na+Cl- दो कंपाउंड बनाया, तो ये डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, ये डिसोसिएट हो गया है। तो ऐसे टाइम पे देखिएगा, ये मान लीजिए इसका क्या है, 1 है, ये कंप्लीट कंपाउंड है, 1 है। इसमें से एक इसका भाग निकला, वो क्या है, अल्फा। एक इसका भाग निकला, वो क्या है, अल्फा। तो यहाँ से क्या, अब इसका जो अल्फा निकला, यहाँ पे क्या पहुंचा, अल्फा और अल्फा पहुंचा। इसीलिए ये हुआ डिसोसिएशन टर्म, मतलब पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए। अब देखिए, मान लीजिए जब ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल था, ये डिसोसिएट होकर दो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बना लिए। तो क्या किया, इंक्रीज किया। डिसोसिएशन में क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करी, डिक्रीज करी। अब एक टर्म होता है एसोसिएशन। एक टर्म क्या होता है, एसोसिएशन। एसोसिएट मतलब होता है, अब जब दो स्मॉल पार्टिकल बनके एक बड़ा पार्टिकल बन एसोसिएट हो जाए, वो पार्टिकल्स क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तो एक नया टर्म बना लेता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो उसका जो पार्टिकल का जो सल्यूट होता है, यानी जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, व्हेन अ सल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करते हैं, मतलब जो सल्यूट का पार्टिकल्स होते जो हैं उस टाइम डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो सब कंबाइंड हो गए, एक बना लिया, दो मिलके एक बना लिया। इसीलिए पार्टिकल्स पे ध्यान दीजिए, मास पे मत ध्यान दीजिए, पार्टिकल पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे टर्म पे क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिक्रीज करती है इसके साथ में। यही एसोसिएशन में होता है।
इसमें क्या होता है, जो मोलर मास जो डिटरमाइंड होता है हाइयर देन जो होता है नॉर्मल, मतलब जो मान लीजिए अब देखिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स थे तो मास भी बहुत कम था, अब इनको इकट्ठा ला के बनाया तो मास बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके कंपैरिजन में मास बहुत ज़्यादा होता है पहले कंपैरिजन में, और इसमें क्या होता है पहले कंपैरिजन में मास बहुत ही कम होता है। तो ये अपोजिट दो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट टर्म है, तो इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएट में पार्टिकल्स बढ़ते हैं, डिसोसिएट में पार्टिकल्स घटते हैं। डिसोसिएट में जो मॉलिक्यूलर मास होता है डिक्रीज करता है, इसमें मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। यही होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसी दोनों के टर्म से हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इन्हीं दोनों को टर्म को देखते हुए, इन्हीं दोनों के टर्म को देख अब देखिए ये दो टर्म तो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ये दो टर्म तो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों टर्म को संभाले कौन, तो एक बाबा बादशाह है, उनका नाम था वॉन्ट ऑफ फैक्टर। उनका क्या नाम था, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वो कौन थे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आई से। ये बताता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आया तो कितना चेंज आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी क्या थी, सिर्फ आई बताता है। ये सब क्या था, आई बताता है। सो हेयर गाइस ये हमारा हुआ। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन वांट अ फैक्टर इंट्रोड्यूस। मतलब कहता है कि अब डिसोसिएशन एसोसिएशन तुम आपस में लड़ो मत, हम आ गए हैं, वांट ऑफ फैक्टर बताते हैं, साइंटिस्ट थे। आप कहते आई बताएगा, तय करेगा किसका मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा, किसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और किसकी डिक्रीज करेगी। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वैसे इस पे तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो लैंग्वेज बदल बदल के, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, लैंग्वेज बदल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ particles, number of particles after dissociation और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जब पार्टिकल डिसोसिएट किया है या एसोसिएट किया है, इन द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब पहले पार्टिकल्स कितने थे डिसोसिएट और एसोसिएट होने के पहले, और बाद में पार्टिकल्स कितने हैं, इन दोनों के रेशियो को क्या कहता है, वांट ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही आई हम चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है रिलेटिव इन अ लोअरिंग प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों कॉन्सेप्ट में हम आई से मल्टीप्लाई करके उसका अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये आई कुछ हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है आई और आई। ये देखिए, तो ये देखिए आई जब हमारा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, तब क्या होगा, 1 से वैल्यू। जब आई हमारा 1 के इक्वल होगा तो ना ही डिसोसिएट हुआ होगा ना ही एसोसिएट हुआ होगा। ठीक, और जब बड़ा होगा 1 से, सल्यूट क्या हुआ होगा, सल्यूट पर डिपेंड करता है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिसोसिएट किया होगा, और जब 1 से होगा तो सल्यूट एसोसिएट किया होगा इन सॉल्यूशन। किसमें, सॉल्यूशन में। तो यही है। अब आई मान लीजिए किसी क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहां हम एड लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। मतलब आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे,
ये हम सीखने जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए हम अगर कोई कंपाउंड NaCl लेते हैं, NaCl लेते हैं अगर हम, तो NaCl को अगर हम डिसोसिएशन करते हैं या फिर एसोसिएशन करते हैं, तब इसमें क्या होता है कि ये Na प्लस में टूटता है प्लस ये Cl माइनस में टूटता है। तो इसका पहले तो ये 1 था और ये कंपाउंड 0 थे, लेकिन जब इसको डिसोसिएट 1 में से इसका कुछ पार्ट निकला, जो कि कुछ पार्ट को हमने अल्फ़ा कहा, और यही जो कुछ पार्ट है यहाँ पहुँचा। ठीक है, ये सब फंडा। अब इसको जब टोटल हम समेशन करेंगे विच वो हमें वांट ऑफ फैक्टर के इक्वल होगा टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे लिखेंगे हम 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो ये देखिए ये कट गया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, जो कि वो किसके इक्वल हुआ? 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हमारा, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है। अब ये था मोस बिफोर डिसोसिएशन, मोस आफ्टर डिसोसिएशन, इसको हम लिख सकते हैं मोस बिफोर डिसोसिएशन, मोस आफ्टर डिसोसिएशन, ये हमारा था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम अगर किसी का सही से हम कंप्लीटली डिसोसिएशन इन वाटर, मतलब किसी का सही से मॉलिक्यूलर फाइंड एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, ये जस्ट लाइक दिस। पहले क्या पढ़ते थे? KB मल्टीप्लाई बाय स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W। तब अब यहाँ क्या हम क्या करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर से I से मल्टीप्लाई करेंगे। वो किसके लिए? वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम ऐसा ही करेंगे, I से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमारी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू होगी, जो कि हमारी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। सो ये हमारा था कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है। और अगर आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की कुछ ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल की ज़रूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सोल्यूशन और विद देयर न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करूँगा।